जय हिंद साथियों, गुड मॉर्निंग। मैं आपका दोस्त अनुष्ट विलास जैन स्वागत करता हूं आप सबका एसएलएच अकेडमी पर। डेली करंट अफेयर्स की क्लास में आप सबका स्वागत है। और देवियों और सज्जनों, मेरा आप सबसे विनम्र अनुरोध है कि आप सबको अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही आप बेल आइकॉन प्रेस कर लें जिससे हमारी लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिलती जाए। और वीडियो को अंत तक देखने के लिए एक बार फिर से बोलूँगा आप सबसे, क्योंकि आज की वीडियो में कंटेंट बहुत ही ज़्यादा है और आपकी मेरी गारंटी है कि आप इस वीडियो के अंत तक कम से कम 200 फैक्ट याद करके जाएंगे। वीडियो शुरू करते हैं आज की मोटिवेशनल लाइंस के साथ। और आज की मोटिवेशनल लाइंस हैं, मुश्किल इस दुनिया में कुछ भी नहीं, मुश्किल इस दुनिया में कुछ भी नहीं, फिर भी लोग अपने इरादे तोड़ देते हैं, फिर भी लोग अपने इरादे तोड़ देते हैं। अगर सच्चे दिल से हो चाहत कुछ पाने की, अगर सच्चे दिल से हो चाहत कुछ पाने की, तो रास्ते के पत्थर भी अपनी जगह छोड़ देते हैं। दोस्तों, इन्हीं लाइंस के साथ देखते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में भारत और किस देश के मध्य स्थायी सिंधु आयोग की 116वीं बैठक नई दिल्ली में संपन्न हुई है? आपके ऑप्शंस हैं ए नेपाल, बी पाकिस्तान, सी चीन और डी रूस। तो दोस्तों, आपको बता दें, हाल ही में भारत और पाकिस्तान के मध्य स्थायी सिंधु आयोग परमानेंट इंडस कमीशन की 116वीं बैठक नई दिल्ली में संपन्न हुई है। दोस्तों, यह भारत और पाकिस्तान के अधिकारियों का एक द्विपक्षीय आयोग है जिसे सिंधु जल संधि वर्ष 1960 के कार्यान्वयन और लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु बनाया गया था। सिंधु जल संधि के अनुसार आयोग वर्ष में कम से कम एक बार नियमित तौर पर भारत और पाकिस्तान में बैठक करेगा। लेकिन दोस्तों, आप याद रखें कि यह फरवरी 2019 में जो हुए पुलवामा हमले और कोरोना के कारण सिंधु जो आयोग की बैठक थी टल रही थी, और जो अब हुई है लगभग 2.5 साल बाद सिंधु जल आयोग की बैठक दिल्ली में संपन्न हुई है, जो 2 दिन चली है दोस्तों। और यह सिंधु जल आयोग की बैठक का 116वां संस्करण था, 116वीं बैठक थी, जिसमें 8 पाकिस्तानी अधिकारियों ने भाग लिया। दोस्तों, हम नजर डालेंगे पाकिस्तान की तरफ, तो जैसे हम देख सकते हैं, भारत से अलग हुआ हिस्सा जो 15 अगस्त 1947 को भारत से अलग हुआ था, पाकिस्तान राष्ट्र बना। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद है। पाकिस्तान के राष्ट्रपति आरिफ अलवी तथा प्रधानमंत्री इमरान खान है। पाकिस्तान की स्थापना या जन्म 15 अगस्त 1947 को हुआ था। भारत और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा को रेड क्लिफ सीमा रेखा कहा जाता है, जो लगभग 2900 किलोमीटर लंबी है। अगर पाकिस्तान से सीमा साझा करने वाले भारतीय राज्य देखें तो जम्मू कश्मीर एक केंद्र शासित प्रदेश, पंजाब, राजस्थान और गुजरात 3 राज्य इससे अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करते हैं। दोस्तों, पाकिस्तान से जुड़े अन्य तथ्य देखें तो पाकिस्तान में दुनिया का सबसे बड़ा एम्बुलेंस नेटवर्क है तथा पाकिस्तान जनसंख्या की दृष्टि से 6वां सबसे बड़ा राष्ट्र है दुनिया का। तो 6वां राष्ट्र कहां से? जनसंख्या की दृष्टि से। दोस्तों, पाकिस्तान की जो बेनजीर भुट्टो थी, जो पाकिस्तान तथा किसी भी इस्लामिक राष्ट्र की पहली महिला प्रधानमंत्री बनने वाली थी। तो दोस्तों, याद रखें कि अगर यह पूछा जाए पाकिस्तान से या किसी भी इस्लामिक राष्ट्र से पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी, तो बेनजीर भुट्टो बनी, जो कहाँ की थी? पाकिस्तान की। दोस्तों, पाकिस्तान के नाम अन्य 2 रिकॉर्ड और हैं, जिनमें पहला एक दिन में सबसे ज्यादा पेड़ लगाने का रिकॉर्ड पाकिस्तान के नाम है तथा पहला हॉकी वर्ल्ड कप जीतने का रिकॉर्ड भी पाकिस्तान के नाम है। नजर डालेंगे दोस्तों सिंधु जल समझौते की तरफ, तो सबसे पहले जो सिंधु जल आयोग की अभी बैठक हुई है, इसलिए सिंधु जल समझौता भी समझना जरूरी है। इससे जुड़े महत्वपूर्ण तथ्य बता देता हूं आपको कि सिंधु जल समझौता भारत और पाकिस्तान के बीच 19 सितंबर 1960 को हुआ था। उस समय भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू तथा पाकिस्तान के प्रधानमंत्री अयूब खान थे। दोस्तों, इस समझौते के तहत भारत ब्यास, रावी और सतलज, जो कि सिंधु नदी तंत्र की नदियां हैं, ब्यास नदी, रावी नदी और सतलज नदी का 80% जल तथा सिंधु, चिनाब और झेलम का सिर्फ 20% जल ही उपयोग कर सकता है। और इसी का विपरीत पाकिस्तान सिंधु नदी, चिनाब नदी और झेलम नदी का 80% तथा ब्यास, रावी और सतलज का 20% जल ही उपयोग कर सकता है। दोस्तों, पहले क्वेश्चन से इतनी ही डिटेल। देखते हैं आज का अगला प्रश्न। आज का अगला प्रश्न है, रूस ने हाल ही में 18 देशों के कितने उपग्रहों को सफलतापूर्वक लॉन्च किया? आपके ऑप्शंस हैं ए 38, बी 40, सी 50 और डी 55। तो दोस्तों, याद रखें कि रूस ने हाल ही में 18 देशों के लगभग 38 उपग्रहों को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको डिटेल्स पसंद आ रही होंगी। क्लास लंबी हो सकती है, लेकिन डिटेल्स पूरी दूंगा और आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू वाली दूंगा। देखते हैं दोस्तों इसकी डिटेल्स को। तो 38 उपग्रह दक्षिण कोरिया, जापान, कनाडा, सऊदी अरब, जर्मनी, इटली और ब्राजील सहित 18 देशों के थे। इन उपग्रहों में से एक
चैलेंज 1 नामक उपग्रह पूरी तरह से ट्यूनीशिया में बनाया गया पहला उपग्रह था। तो दोस्तों याद रखें कि ट्यूनीशिया में बनाया गया पहला उपग्रह कौन सा था? चैलेंज 1, जिसे लॉन्च किसने किया? रूस ने, जिसे टेलनेट दूरसंचार समूह द्वारा बनाया गया था। तो दोस्तों याद रखें चैलेंज 1 नामक उपग्रह टेलनेट दूरसंचार समूह द्वारा बनाया गया था। नजर डालेंगे दोस्तों रूस की तरफ, तो जैसे कि हमें पता है कि रूस विश्व का क्षेत्रफल की दृष्टिकोण से सबसे बड़ा देश है। दोस्तों रूस की राजधानी मॉस्को है तथा रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और प्रधानमंत्री मिखाइल मिशुस्टिन है, जो हाल ही में नवनिर्वाचित है, रुझानों में है दोस्तों। अभी रूस की मुद्रा रूबल है। दोस्तों रूस विश्व का क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से सबसे बड़ा देश है तथा रूस 2 महाद्वीपों यूरोप एवं एशिया में फैला हुआ है। एशिया स्थित रूस को साइबेरिया नाम से जाना जाता है, तो आप याद रखें दोस्तों एशिया स्थित रूस को साइबेरिया नाम से जाना जाता है। रूस की राजधानी मॉस्को मोस्कावा नदी के तट पर बसी हुई है और रूस की राजधानी मॉस्को को 5 महासागरों का पत्तन कहा जाता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि 5 महासागरों का पत्तन किसे कहा जाता है, तो आप याद रखें मॉस्को को। साथ ही दोस्तों याद रखें कि रूस विश्व का सबसे बड़ा हीरा उत्पादक देश है तथा जनसंख्या की दृष्टि से रूस विश्व का 9वां सबसे बड़ा देश है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा तथा जनसंख्या की दृष्टि से 9वां सबसे बड़ा देश है। देखते हैं दोस्तों आज का अगला प्रश्न। आज का अगला प्रश्न है, अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी किलिमंजारो पर हाल ही में किन भारतीय पर्वतारोहियों ने 24 घंटे रुककर रिकॉर्ड बनाया है? दोस्तों सबसे पहले क्वेश्चन से एक फैक्ट याद कर लें कि अगर आपसे पूछा जाए अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है, तो आप याद रखें किलिमंजारो। अब आपके ऑप्शंस हैं ए रोहतास खिलेरी एवं अनु यादव, बी राहुल सचदेवा एवं अनिल त्यागी, सी मोहन अग्रवाल एवं अनुज कुमार, और डी संतोष त्यागी एवं मनोज सिंह। तो दोस्तों याद रखें कि अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी किलिमंजारो पर हाल ही में रोहतास खिलेरी एवं अनु यादव, जो कि भारतीय मूल के हैं, ये पर्वतारोहियों ने 24 घंटे रुककर रिकॉर्ड बनाया है। दोस्तों पर्वतारोही रोहतास खिलेरी हिसार गांव के मालापुर निवासी हैं और पर्वतारोही अनु यादव फतेहाबाद की बुबान गांव के रहने वाली हैं। तो दोस्तों याद रखें इन दोनों के, यह एक हिसार से हैं और दूसरे फतेहाबाद से हैं। रोहतास खिलेरी माउंट एवरेस्ट को भी फतह कर चुके हैं और अनु यादव किलिमंजारो और रोहतास खिलेरी ने किलिमंजारो फतह किया है। देखते हैं दोस्तों आज का अगला प्रश्न। आज का अगला प्रश्न है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जल संसाधन के क्षेत्र में भारत और किस देश के बीच हुए सहयोग ज्ञापन को मंजूरी प्रदान कर दी? आपके ऑप्शन है ए नेपाल, बी चीन, सी रूस और डी जापान। तो दोस्तों याद रखें केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जल संसाधन के क्षेत्र में भारत और जापान के बीच हुए सहयोग ज्ञापन को मंजूरी प्रदान कर दी है। दोस्तों सहयोग ज्ञापन का लक्ष्य जल और डेल्टा प्रबंधन तथा जल प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में दीर्घकालिक सहयोग को विकसित करना है। इससे जल सुरक्षा, बेहतर सिंचाई सुविधा और जल संसाधन विकास में स्थायित्व का लक्ष्य हासिल करने में मदद मिलेगी। दोस्तों नजर डालेंगे जापान की तरफ, तो जैसे सबको पता है हमको कि एशिया महाद्वीप के पूर्व में, उत्तर पूर्व में स्थित एक देश जो द्वीपीय समूहों से बना हुआ देश है, जो 4 बड़े द्वीप और अन्य छोटे द्वीप समूह से मिलकर बना हुआ देश है जापान। जापान की राजधानी टोक्यो है। जापान के सम्राट नारुहितो तथा प्रधानमंत्री योशिहिडो सुगा हैं तथा जापान की मुद्रा जापानी येन है, जिसका साइन आप देख सकते हैं स्क्रीन पर कि ऐसे इसका साइन होता है येन का। दोस्तों जापान के अगर उपनाम देखें तो जापान को उगते हुए सूर्य का देश, भूकंप एवं सुनामियों का देश, ऐसे अन्य नामों से भी जाना जाता है। तो जापान के 2 उपनाम है, उगते हुए सूर्य का देश, भूकंप एवं सुनामियों का देश। दोस्तों विश्व का सबसे बड़ा समुद्री जहाज निर्माण करता देश कौन सा है? जापान। आप याद रखें अगर आपसे पूछा जाए कि विश्व में सबसे बड़ा समुद्री जहाज निर्माण करता देश कौन है, तो जापान है। दोस्तों होन्शु द्वीप जापान का सबसे बड़ा द्वीप है। तो आप याद रखें यह भी पूछा जाता है क्वेश्चन कि जापान का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, तो होन्शु द्वीप जापान का सबसे बड़ा द्वीप है। और जापान से रिलेटेड जब भी बात होती है तो हमें याद आता है हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु हमले अमेरिका के, तो उनकी भी तारीख है, बहुत अच्छे से याद रखें दोस्तों। और नाम याद रखें कि 6 अगस्त 1945 की सुबह अमेरिकी वायुसेना ने जापान के हिरोशिमा पर परमाणु बम लिटिल बॉय गिराया था। तो हिरोशिमा पर कौन सा? लिटिल बॉय। और कब गिराया? 6 अगस्त
45 को। और उसके जस्ट 3 दिन बाद 9 अगस्त 1945 को अमेरिका ने नागासाकी शहर पर फैटमैन परमाणु बम गिराया। तो सबसे पहले लिटिल बॉय, फिर फैटमैन, और कब कब 6 अगस्त 1945, 9 अगस्त 1945, सबसे पहले हिरोशिमा पर और फिर नागासाकी पर। देखते हैं दोस्तों आज का अगला प्रश्न। आज का अगला प्रश्न है, नागरिक विमानन महानिदेशालय कार्यालय DGCA ने सभी अंतरराष्ट्रीय उड़ानों को कितने तारीख तक रद्द करने की घोषणा की है? आपके ऑप्शन है ए 10 मई, बी 15 अप्रैल, सी 30 अप्रैल और डी 25 जून। तो दोस्तों याद रखें, नागरिक विमानन महानिदेशालय कार्यालय ने सभी अंतरराष्ट्रीय उड़ानों को 30 अप्रैल तारीख तक रद्द रखने की घोषणा की है। दोस्तों DGCA ने कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए एक बार फिर अंतरराष्ट्रीय उड़ान परिचालन पर लगे प्रतिबंध की अवधि को बढ़ाकर 30 अप्रैल 2021 तक कर दिया है। हालांकि मामले की गंभीरता के आधार पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा चयनित मार्गों पर अंतरराष्ट्रीय उड़ानों की अनुमति दी जा सकती है। तो दोस्तों इस लाइन का मतलब यह है कि अगर कोई इमरजेंसी केस आता है तो उन गिने चुनी मार्गों पर गिने चुने राष्ट्रों के लिए अंतरराष्ट्रीय उड़ानों की अनुमति दी जा सकती है, पूर्णतः प्रतिबंध नहीं है। देखते हैं आज का अगला प्रश्न। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य के टीबी उन्मूलन कार्यक्रम ने राष्ट्रीय सम्मान प्राप्त किया है? आपके ऑप्शंस हैं ए उत्तर प्रदेश, बी केरल, सी मध्य प्रदेश और डी तमिलनाडु। तो दोस्तों सबसे पहले टीबी का फुल फॉर्म ट्यूबरक्लोसिस होता है, आपको पता होगा। और आपको बता दें कि हाल ही में केरल राज्य के टीबी उन्मूलन कार्यक्रम ने राष्ट्रीय सम्मान प्राप्त किया है। दोस्तों केरल के ने सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के हिस्से के रूप में पिछले 5 वर्षों में टीबी की व्यापकता दर में 5% की कमी की है। संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्यों की समय सीमा से 5 साल पहले 2025 तक 80% तक नए टीबी के मामलों की घटनाओं को कम करके एंड ट्यूबरक्लोसिस, एंड AND नहीं END, एंड ट्यूबरक्लोसिस मतलब ट्यूबरक्लोसिस को खत्म करने का लक्ष्य जो उसे प्राप्त करने के लिए राष्ट्र ने एक महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किया है। दोस्तों नजर डालेंगे केरल की तरफ, तो जैसे हमें पता है कि दक्षिण भारत में स्थित पश्चिमी तट पर स्थित राज्य केरल है। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम है। केरल की स्थापना 1 नवंबर 1956 को हुई थी। केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन तथा राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान है। दोस्तों केरल की सीमा, राजकीय सीमा तमिलनाडु तथा कर्नाटक से और जलीय सीमा अरब सागर से लगती है। दोस्तों केरल के अगर राष्ट्रीय उद्यान देखें तो एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान, साइलेंट वैली नेशनल पार्क, चिनार वन्यजीव अभ्यारण्य, कुमारकोम पक्षी अभ्यारण्य, पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य और इडुक्की वन्यजीव अभ्यारण्य यहाँ के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान है। दोस्तों अगर केरल में स्थित बांध देखें तो इडुक्की बांध जो कि पेरियार नदी पर है, मुल्ला पेरियार बांध यह भी पेरियार नदी पर है तथा चिमनी बांध चिमनी नदी पर है। तो दोस्तों आप अकेले इडुक्की बांध याद रख लें कि यह किस नदी पर, पेरियार नदी पर है, क्योंकि मुल्ला पेरियार में पेरियार छुपा हुआ है और चिमनी बांध में चिमनी नदी का नाम छुपा हुआ है। अगर केरल के लोक नृत्य देखें तो प्रमुख लोक नृत्य में कथकली, कुडियाट्टम, मोहिनीअट्टम, कालियट्टम और कोलकली, जिनमें से आप याद रखें दोस्तों कथकली, कुडियाट्टम, मोहिनीअट्टम और कालियट्टम यह चारों पूछे जा चुके हैं, तो आप बहुत अच्छे से याद रखें। नजर डालेंगे अन्य महत्वपूर्ण तथ्य पर, तो आपको केरल से रिलेटेड अन्य महत्वपूर्ण तथ्य बता दें कि भारत का पहला साक्षर राज्य केरल है तथा भारत का सर्वाधिक साक्षर राज्य भी केरल है। दोस्तों केरल के में सबसे कम शिशु मृत्यु दर है, तो आप याद रखें कि सबसे कम शिशु मृत्यु दर वाला राज्य कौन सा है? केरल है। दोस्तों केरल की अधिकतम जीवन प्रत्याशा है तथा याद रखें कि केरल का लिंगानुपात जो है वह सकारात्मक है, मतलब महिलाओं की संख्या पुरुषों से अधिक है। दोस्तों केरल में भारत का पहला श्रम आंदोलन संग्रहालय लॉन्च किया जाएगा, तो आप याद रखें भारत का जो पहला होगा वह मैं आपको बताऊंगा। बहुत ध्यान से सुनना दोस्तों कि केरल में भारत का पहला श्रम आंदोलन संग्रहालय लॉन्च किया जाएगा। केरल में भारत की पहली सौर ऊर्जा से चलने वाली छोटी ट्रेन का उद्घाटन हुआ है। दोस्तों तो अगर पूछा जाए कि सौर ऊर्जा से चलने वाली छोटी ट्रेन का उद्घाटन किस राज्य में हुआ है, तो केरल में। केरल में हाथियों के लिए दुनिया का सबसे बड़ा अस्पताल बनाया जा रहा है तथा केरल की टेक्नो सिटी मंगलपुरम में भारत के पहले डिजिटल विश्वविद्यालय की स्थापना की गई है। तो भारत का पहला डिजिटल विश्वविद्यालय कहाँ है? केरल में। और कहाँ है? टेक्नो सिटी मंगलपुरम में। दोस्तों भारत का पहला जेंडर पार्क भी केरल में ही स्थापित किया गया
और केरल एकमात्र ऐसा राज्य, पहला राज्य दोस्तों, एकमात्र नहीं, जिसे WHO और यूनेस्को ने मान्यता प्राप्त की है। किस चीज की? शिशु सौहार्द राज्य, जिसे इंग्लिश में बोला जाता है बेबी फ्रेंडली स्टेट। तो केरल को बेबी फ्रेंडली स्टेट की मान्यता WHO और यूनेस्को ने दी है और यह विश्व का पहला ऐसा राज्य है जिसे यह मान्यता दी गई। दोस्तों केरल में स्थित कोच्चि बंदरगाह को अरब सागर की रानी कहा जाता है तथा पेरियार नदी को केरल की जीवन रेखा कहा जाता है। दोस्तों केरल में स्थित प्रसिद्ध पद्मनाभ स्वामी मंदिर, जो कि एक विष्णु मंदिर है, यह केरल में स्थित है और इसको यहाँ स्पेशल इसलिए डाला गया है दोस्तों इसका नाम, क्योंकि यह परीक्षाओं में 6 से 7 बार पूछा जा चुका है। देखते हैं आज का अगला प्रश्न। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में किस बैंक को ग्रेट +2 वर्क सर्टिफिकेशन से सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों याद रखें कि आपके ऑप्शंस हैं: ए IDBI बैंक, बी HDFC बैंक, सी ICICI बैंक और डी ESAF स्मॉल फाइनेंस बैंक। तो दोस्तों याद रखें, हाल ही में ESAF स्मॉल फाइनेंस बैंक को ग्रेट +2 वर्क सर्टिफिकेशन से सम्मानित किया गया है। दोस्तों यह प्रमाणीकरण कार्यस्थल पर उच्च विश्वास और प्रदर्शन संस्कृति को मान्यता देने पर तीसरे पक्ष के वैश्विक प्राधिकरण द्वारा किए गए कर्मचारी सर्वेक्षण का परिणाम है। तो दोस्तों कर्मचारियों से सर्वेक्षण में पूछा जाता है और उनके रिव्यू के मुताबिक यह सर्टिफिकेट दिया जाता है। यह मान्यता बैंक के कर्मचारियों के बीच प्रतिबद्धता और विश्वसनीयता को स्वीकार करती है। दोस्तों नजर डालें अगर ESAF स्मॉल फाइनेंस बैंक की तरफ, तो इसके वर्तमान में मुख्य MD और CEO के पॉल थॉमस हैं तथा इसका मुख्यालय त्रिशूर केरल में स्थित है। तो दोस्तों इसके MD एंड CEO का नाम बहुत अच्छे से याद रखें, के पॉल थॉमस, तथा मुख्यालय त्रिशूर केरल में। किसका? ESAF स्मॉल फाइनेंस बैंक का। देखते हैं आज का अगला प्रश्न। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में ओम बुक्स इंटरनेशनल द्वारा प्रकाशित पुस्तक माय एक्सपेरिमेंट्स विद साइलेंस किसने लिखी है? दोस्तों फिर से क्वेश्चन से एक फैक्ट याद कर लें आप कि अगर पूछा जाए माय एक्सपेरिमेंट्स विद साइलेंस किस प्रकाशन द्वारा प्रकाशित की गई है, तो आप याद रखें ओम बुक्स इंटरनेशनल द्वारा प्रकाशित की गई है माय एक्सपेरिमेंट्स विद साइलेंस। आपके ऑप्शंस हैं: ए सोनू सूद, बी रस्किन बॉन्ड, सी नरेंद्र मोदी और डी समीर सोनी। तो दोस्तों याद रखें कि जो ओम बुक्स इंटरनेशनल द्वारा प्रकाशित पुस्तक माय एक्सपेरिमेंट विद साइलेंस समीर सोनी द्वारा लिखी गई है। दोस्तों समीर सोनी की पुस्तक का उद्देश्य दिल्ली में बढ़ते वर्षों में वॉल स्ट्रीट में उनके कार्यकाल और बॉलीवुड के में उनके समय के साथ उनके संवादों का व्यक्तिगत लेखा होना है। तो दोस्तों यह इनकी एक तरह से बोला जाए तो आत्म अवलोकन वाली आत्मकथा है, जिसमें इन्होंने खुद के एक्सपीरियंस को शेयर किया है। नाम है माय एक्सपेरिमेंट्स विद साइलेंस और लिखी किसने है? समीर सोनी ने। देखते हैं आज का अगला प्रश्न। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी की गई अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा IP सूचकांक के नवीनतम वार्षिक संस्करण में भारत 53 वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं में किस स्थान पर है? आपके ऑप्शंस हैं: ए 8, बी 14, सी 40 और डी 48। तो दोस्तों आपको बता दें कि हाल ही में जारी की गई अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक के नवीनतम वार्षिक संस्करण में भारत 53 वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं में से 40वें स्थान पर है। दोस्तों US चैम्बर ऑफ कॉमर्स ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर, तो दोस्तों याद रखें ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर GIPC सूचकांक 53 वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं में बौद्धिक संपदा अधिकारों का मूल्यांकन करता है। तो मूल्यांकन कौन करता है दोस्तों? ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर, जो कि US चैम्बर ऑफ कॉमर्स से संबंधित है। दोस्तों जो पेटेंट और कॉपीराइट नीतियों से लेकर IP परिस्थितियों के व्यवसायीकरण और अंतर्राष्ट्रीय संधियों के अनुसमर्थन तक है। तो दोस्तों यह अच्छे से याद रखें, यह पूरा मूल्यांकन किसके द्वारा किया जाता है? US चैम्बर ऑफ कॉमर्स ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर द्वारा। दोस्तों यह GIPC द्वारा जारी 9वीं IP इंडेक्स है। तो दोस्तों याद रखें कि यह कौन सा इंडेक्स है? तो यह 9वां इंडेक्स है। किसके द्वारा? GIPC द्वारा। GIPC की तरफ नजर डालें दोस्तों, तो विश्व बौद्धिक संपदा संगठन की तरफ नजर डालेंगे अगर दोस्तों, तो विश्व बौद्धिक संपदा संगठन का मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। इसकी स्थापना 14 जुलाई 1967 को तथा इसके वर्तमान अध्यक्ष डैरन टैंग है। तो दोस्तों बहुत अच्छे से याद रखें आप कि इसका मुख्यालय जिनेवा में, इसकी स्थापना 14 जुलाई 1967 को तथा अध्यक्ष डैरन टैंग है। किसके? विश्व बौद्धिक संपदा संगठन के। देखते हैं आज का अगला प्रश्न। आज का अगला प्रश्न है,
और दोस्तों अगले प्रश्न के बाद आप जाना नहीं, क्योंकि इसके बाद आपको वन लाइनर में 4 अन्य महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स बताए जाएंगे, तो वह भी देखकर ही जाना। तो दुनिया की पहली शिप टनल किस देश में बनने वाली है? किस देश में ऐसा है जहां दुनिया की पहली शिप टनल बनाई जाने की घोषणा हो गई है और मंजूरी दे दी गई है? तो आपके ऑप्शंस हैं ए नॉर्वे, बी जापान, सी अमेरिका और डी स्विट्जरलैंड। तो दोस्तों आपको बता दूं कि दुनिया की पहली शिप टनल नॉर्वे में बनने वाली है। दोस्तों इस सुरंग को स्टेड शिप सुरंग के रूप में डब किया गया है और इसे उत्तर पश्चिमी नॉर्वे में पहाड़ी स्टेडवेट प्रायद्वीप के तहत बनाया जाएगा। दोस्तों अगर सुरंग की लंबाई चौड़ाई देखें तो 1.7 किलोमीटर की सुरंग 1600 टन तक के जहाजों को संभालने में सक्षम होगी और जहाजों को अस्तर स्टेडवेट सी के माध्यम से सुरक्षित मार्ग दे सकेगी। दोस्तों सुरंग 49 मीटर ऊंची और 36 मीटर चौड़ी होगी। अगर फीट में देखें तो 161 फीट ऊंची और 118 फीट चौड़ी होगी और लंबी कितनी होगी? 1.7 किलोमीटर की लंबाई होगी। दोस्तों इसके साथ ही आपको बता दें कि इसका निर्माण 2022 तक प्रारंभ हो जाएगा और 2025 तक इसका निर्माण कंप्लीट हो चुका होगा। नजर डालेंगे दोस्तों नॉर्वे की तरफ, तो नॉर्वे की मुद्रा नॉर्वेजियन क्रोन है, नॉर्वे की राजधानी ओस्लो तथा प्रधानमंत्री यहाँ के एर्ना सोलबर्ग हैं। अब आप सोच रहे होंगे इसको मैप के साथ क्यों नहीं बताया, क्योंकि दोस्तों हम ऑलरेडी 3 कंट्रीज देख चुके हैं, तो अगर एक ही वीडियो में पूरी कंट्रीज बताऊंगा तो हमारा सेशन बहुत लंबा खिंच जाएगा और आप लोग एंड तक नहीं देख पाएंगे। अब नजर डालेंगे दोस्तों वन लाइनर करंट अफेयर्स की तरफ आज के, तो आपको सबसे पहला वन लाइनर करंट अफेयर्स में है कि आशा भोसले को महाराष्ट्र सरकार ने महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2020 से सम्मानित करने की घोषणा की है। अब आपका प्रश्न बनेगा अगर कि महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2020 से सम्मानित करने की घोषणा किसको की गई है, तो आशा भोसले जी को महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2020 दिया जाएगा। दोस्तों गैंग्स ऑफ वासेपुर फिल्म को दशक की 40 बेस्ट एक्शन और मार्शल आर्ट एशियन फिल्मों की सूची में दूसरी रैंक दी गई है। तो अगर आपसे यह पूछा जाए कि कौन सी भारतीय टीम है जिसने 40 बेस्ट एक्शन और मार्शल आर्ट एशियन फिल्मों की सूची में जगह हासिल की है, तो वह है गैंग्स ऑफ वासेपुर और इसने सेकंड रैंक हासिल की है। तीसरा है पठान फिल्म के लिए 100 करोड़ फीस लेकर शाहरुख खान इंडिया के सबसे ज्यादा चार्ज करने वाले एक्टर बन गए हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे ज्यादा चार्ज करने वाले इंडिया के एक्टर कौन है, तो शाहरुख खान है। और कितनी फीस ली है इन्होंने? 100 करोड़ रुपए ली है। और फिल्म कौन सी है? पठान के लिए ली है। और आज का आखिरी वन लाइनर है दोस्तों कि जम्मू कश्मीर में एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन खोला गया है। तो दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन कहाँ खोला गया, तो जम्मू कश्मीर में। दोस्तों हमारी वीडियो यहीं समाप्त होती है। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अभी तक पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलना। अगर आप हम सबसे हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे जुड़ना चाहते हो, लाइक टेलीग्राम, इंस्टाग्राम या फेसबुक पर, तो आप हमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स से लिंक द्वारा फॉलो कर सकते हैं। अगर आपको इस क्लास की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप SLH अकेडमी को ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, आपका दिन मंगलमय हो।